हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। नेहरू और गांधी की जो लेगेसी और उनका जो बेसिकली लेगेसी तो बाद में करेंगे। खैर, दो पार्ट में हम सोच रहे हैं इसको करने की। पहले तो हम जी। करेंगे नेहरू और गांधी का, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन, और फिर हम्म। दूसरे में पार्टीशन में उनका कंट्रीब्यूशन। क्योंकि दोनों ही बड़ा, मतलब फ्रीडम का तो लोग कहते ही है, पर पार्टीशन में बड़ा कंट्रोवर्शियल, मतलब एक तरह से उनका दिखाया जाता है। तो उसको ही थोड़ा चर्चा करेंगे कि भाई कैसा, मतलब पूरा उसको देख के थोड़ा व्याख्या करके उसमें आपसे बात करेंगे। थोड़ा अपने विचार साझा करेंगे थोड़ा। तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है वो दोनों चीजें। तो इसलिए जो हम फर्स्ट टाइम जो हम बात करेंगे वो ये है कि अ, इन लोगों का, दोनों का क्या समीकरण था दोनों आपस में, और कैसे मतलब कुछ लोग उनको इन्होंने मतलब जैसे डाउन किया, और आगे अपने को आगे किया। फिर मतलब इवन अच्छे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के, ऐसा नहीं कि सबसे नेगेटिव ही थे, अच्छे भी बहुत मतलब पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी हैं दोनों के। तो वो सब भी बात करेंगे आज। हाँ, तो मतलब नेहरू जी और गांधी जी दोनों मतलब आज की डेट में अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए याद किए जाते हैं। ये भी आई एक थिंक सच है। वो थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट ही है, मैं कहूँगा, क्योंकि देखो जो भी कहो, नेहरू जी और गांधी जी का जो है कंट्रीब्यूशन जो फ्रीडम में था, उसको तुम कम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उनके थोड़े क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं जो हम बात करेंगे। और पार्टीशन में भी मतलब जो हम मतलब डिटेल में बात करेंगे कि उनका कैसा कंट्रीब्यूशन था। बट दैट डजंट डिमिनिश देयर कंट्रीब्यूशन ओवरऑल फॉर फ्रीडम। मतलब औरों का भी है। ये लोग क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट 60-65 ईयर्स जो गांधी फैमिली का रूल था, उसमें हम्म। हमें बस एक ही चीज दिखाई गई कि गांधी का कंट्रीब्यूशन, गांधी नेहरू का कंट्रीब्यूशन, बाकी किसी का कंट्रीब्यूशन मतलब इतना दिखाया नहीं गया। तो वो आई थिंक उसकी क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग उसके एंटी हो गए ज्यादा, और बीजेपी ने भी फिर उसको बहुत उछाला। और वो मतलब नेहरू जी का तो एटलीस्ट डेफिनेटली वो ज्यादा करते हैं, गांधी जी के बारे में तो नहीं कहते इतना, बट नेहरू जी के ज्यादा बोलते हैं। तो वो आई थिंक थोड़ा अनफॉर्चुनेट है पार्ट, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत था, और हम उस पर डिटेल में आज बात करेंगे। तो दिखाएंगे कैसे मतलब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जो भी था मतलब उस समय परिस्थितियां जो है बहुत अच्छी नहीं थी। नहीं, देखो, परिस्थिति जो अच्छी नहीं थी होती वो तो अलग बात है जब आपको इंडिपेंडेंस मिल गई, राइट। अब मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा। जब तुमको जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, राइट, 1947 ऑनवर्ड्स, तो क्यों तुम मास लीडर थे, राइट। और गांधी जी तो कुछ दिनों में चले गए, बट फाउंडेशन उनसे भी शुरू हुई थी। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था या नहीं था, वो आई एम नॉट, इंडिपेंडेंस में था, वो भी क्वेश्चनेबल है, बट चलो, था। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि वाई जो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कल्चर जो वो कल्चर वाइप आउट हो गया। हाँ, तो आई थिंक दैट इज व्हाट द नेगेटिव पार्ट है ना, हम उसमें बात करेंगे। बट आई थिंक दो चीजों में हमें इसको सेपरेट करना है। एक तो उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जैसे बात करेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो बनाए हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली जैसे एजुकेशन के बारे में बोले कि भाई आईआईटीज, फिर डैम्स वगैरह बनाए नेहरू जी ने, तो वो सब है। गांधी के, आई थिंक गांधी जी का जो है नेगेटिव ये है कि भाई एक तो उन्होंने नेहरू को बहुत आगे किया। तो नेहरू जी को बहुत मतलब उन्होंने किया। तो सुभाष जो बोस तो जो थे, या फिर सरदार पटेल थे, उनको मतलब बेसिकली सरदार पटेल शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस हिसाब से जैसे बोस को भी कांग्रेस ने प्रेसिडेंट बना दिया था, और गांधी जी ने बोला कि तुम इसको मत इलेक्ट करो, और फिर भी वो इलेक्ट हुए। और उसके बाद फिर मतलब उसको जिन्हें नहीं मतलब काम नहीं करने दिया, तो ही हैड टू अल्टीमेटली रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, और अपना फिर ही हैड टू
go like resign as president. He resigned from Congress also. तो वो I think एक बहुत बड़ा धब्बा है. He should have like not taken his closeness with Nehru to actually अपना थोड़ा एजेंडा उन्होंने आगे किया है. मेरे को ये लगता है. अब मतलब हम लोग खैर इतने वो नहीं है कि भाई उनके बारे में थोड़ा मतलब एस्पिरेशन बात करें, बट जो मतलब दिखता है आगे मतलब जैसे ना प्लस माइनस जो दिखता है वो उसमें सब ये दिखता है कि भाई तुम्हारा जो एफिलिएशन था नेहरू गांधी के नेहरू फैमिली के लिए वो तो मतलब तुम्हारे डिसीजन को इम्प्रूव वो किया ही ना, उसके इफेक्ट किया ही है. वो दैट आल्सो रिजल्टेड इन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच एक्चुअली रिजल्टेड इन पार्टीशन. तो वो आई थिंक वो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि दे डेफिनेटली हैड देयर शेयर और रोल इन पार्टीशन. आई थिंक दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड. भाई वो बात अलग है कि भाई जिन्ना को रोक के वुड हैव दैट बीन अ बेटर थिंग और उसको जाने दिया, वो कंसिडरिंग कि भाई इन लोगों ने पाकिस्तान का किया, इट वो एक मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो चीज अलग है. बट अगर देखा जाए तो पार्टीशन में डेफिनेटली उनका रोल था. और फिर जो पोस्ट पार्टीशन में जो वायलेंस हुआ है आई थिंक वो जो है बहुत ही ज्यादा तो दर्दनाक है. मतलब बड़ा अच्छा पॉइंट तुम रेज कर रहे हो, बट एक चीज बताओ कि जब इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी हमारी, जो इंडिया, जो यूनाइटेड इंडिया जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, राइट, तो जो यूनाइटेड इंडिया की इंडिपेंडेंस की एक ट्रैजेक्टरी थी, स्ट्रगल थी, उसमें जिन्ना और नेहरू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? क्या ऐसा मेरी नेहरू का तो फिर भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत है. नहीं प्रमेश हियर मी आउट. ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था कि तुम ये सोचो कि एक पार्ट को तुमने नेहरू के हाथ में दिया, एक पार्ट को जिन्ना के हाथ में दिया? हाँ मतलब वो मेरे को आई एग्री विद यू 100%. मतलब जिस हिसाब से जैसे ये मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई सरदार पटेल शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कंसिडरिंग कि जैसे उन्होंने अपने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया उन्होंने ही बनाया है यार. जी नेहरू जी को जो है बेसिकली एक स्टेट उन्होंने अपने पास रखा इंटीग्रेट करने के लिए, एंड दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर. एंड वी ऑल नो कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ. उनका शेख अब्दुल्ला की जो फ्रेंडशिप थी उसके चक्कर में उन्होंने वाट लगा दी कश्मीर की. एक्सटेंडेड फैमिली थी यार, मैं तो कूद कूद के बोलता हूँ. मतलब खैर वो तो मैं उसमें मेरी बात मेरे को नहीं मालूम, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट. बट बेसिकली वही है ना कि मतलब तुमने जो है बेसिकली अपने फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए जो है कि अपने उनको बेनिफिट देने के लिए देश की वाट लगा दी. तो आई थिंक दैट इज द वेरी नेगेटिव पार्ट ऑफ इट. और फिर जैसे कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं कि भाई मौलाना आजाद को तुमने मतलब वो बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर. मैं आई एम नॉट कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन मौलाना आजाद. ही वुड हैव बीन और ही मे बी अ वेरी ग्रेट लीडर, बट एजुकेशन मिनिस्टर एक मौलाना को जिसने मदरसा में पढ़ाई की हो एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन कुरान, उसको तुम पूरे इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बना दो. आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्वेश्चनेबल डिसीजन. मतलब मैं अगेन आई एम सेइंग दैट मौलाना आजाद इज अ वेरी ग्रेट पर्सन. मतलब उसमें मैं उनके कोई वो नहीं कह रहा. ही वुड हैव बीन अ वेरी ग्रेट पर्सन. ग्रेट पर्सन यार, मतलब क्या किया? मैं कह रहा हूँ चलो मैं वो अलग चीज है, मैं आई विल गिव इट टू कि भाई चलो हम मानते हैं कि ही वाज ग्रेट, बट ही वाज नॉट अ पर्सन टू मतलब मेक द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया ना. और फिर दूसरी तरफ जो गांधी जी ने किया कि भाई चरखा चलाएंगे अब अपना बनाओ खाद. अरे उस चक्कर में तुमने इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दी. तो वो तुम्हारा जो है बेसिकली कंट्रीब्यूशन तुम्हारा भी कुछ नहीं है ना. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के भाई तुम एक बार तुम इंडिपेंडेंट हो गए, तुमने वो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए. हमने पहले भी आई थिंक बात करी है कि जो भी जब जैसे मास लीडर है ना जो, और उसके मतलब मास प्रोटेस्टर से तुम लीडर बनना, वो एक बहुत लोगों के लिए कम होता है. नेहरू वाज आई थिंक 50-50 इन दैट. आई वुड से लाइक ठीक है लीडर, फॉरेन पॉलिसी वगैरह थोड़ा क्वेश्चनेबल थी और ठीक भी थी, मतलब तो उसमें 50% मार्क्स आई वुड गिव हिम. बट ओवरऑल लाइक फ्रीडम माने में तो मतलब आई थिंक वही है कि जितना कंट्रीब्यूशन था उसके हिसाब से उन्हें ज्यादा मिला.
देखो, मतलब मेरा जो मानना है, मतलब विद सम रिसर्च, राइट, कि जो गांधी जी, पहले गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी जो थे, एक फिलोसफर हुआ करता था जॉन लॉक। एक दिन प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग बात कर रहे थे जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग विद अभिषेक, राइट। तो ये जॉन लॉक एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, जो तुम्हारा सेकुलर और लिबरल सोसाइटी की फिलोसफी को, ही वाज द पर्सन, ही वाज द ओरिजिनेटर, राइट। तो गांधी उसको बहुत फॉलो करते थे, जॉन लॉक। और जो उनकी गांधीज्म जो थ्योरी जो आज हम बोलते हैं, अगर गांधीज्म थ्योरी को तुम उठाओ और जॉन लॉक की थ्योरी फिलोसफी को उठाओ, तो 70 to 80% इज एवरीथिंग इज डिराइव फ्रॉम जॉन लॉक्स फिलोसफी, ठीक है। तो वो अपना, अब वो उसको थोड़ा सा अपना इंडियन कल्चर का टच देते हुए गांधी जी ने वो चीजें बोली थी। तो किसी से इंस्पायर होना कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। जॉन लॉक वाज अ बिग फिगर फिलोसफी में। वो बहुत, दो ही तो उस जमाने में थे, एक जॉन लॉक था और एक दूसरा हॉब्स था, राइट, जहां से तुम्हारा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी और स्टेट वर्सेस रिलीजन सेपरेशन और वो सब कॉन्सेप्ट वहीं से आए हैं actually। तो जॉन लॉक बहुत बड़ी चीज हुआ करता था। तो किसी को फॉलो करना बहुत कोई गलत बात नहीं है। गांधी जी लर्नेड आदमी थे। he got opportunity to go to Britain for pursuing his law degree, right। लॉ पढ़े थे वहां से, फिर वहां से वो साउथ अफ्रीका चले गए। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर था। ही वेल टू डू थे, तो अपना उनको एक्सपोजर मिला और वो जॉन लॉक से इंस्पायर हुए। दैट्स नॉट नथिंग रॉन्ग। लेकिन क्या होता है कि तुम, आपको अपनी रूट जो होता है ना, वो समहाउ कहीं, जिस चीज जो गांधी जी की स्ट्रेंथ थी, राइट। तो गांधी जी ने बहुत कमाल किया, नो डाउट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उन्होंने इंडिया के कल्चर की स्ट्रेंथ को पकड़ के और इंडिपेंडेंस को उन्होंने द मास आउटपुट दिया था, हाँ, ठीक है। उसमें नो कोई डाउट नहीं। डाउट, उसमें कोई नहीं। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं यार, उनका कंट्रीब्यूशन इज ग्रेट। तो देखो उनका क्या था कि जो उन्होंने पकड़ा था ना, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो जिसको, जिसकी वजह से उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई वो राष्ट्रपिता है, मतलब बापू का नाम दिया गया, सब कुछ दिया गया। वो तो आई थिंक दैट इज टू मच। मैं किसी भी नेशन के लिए, मतलब एक आदमी को एक नेशन का राष्ट्रपिता नहीं बन सकता है कोई। दैट हाँ इज द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज लाइक रॉन्ग। हाँ उनको कोई, मतलब कितने भी महान हो, मैं कह रहा हूँ यार, तुम महात्मा तुम बोलो उनको, आई हैव नो लाइक प्रॉब्लम विद दैट। बट राष्ट्रपिता बोलना, किसी भी, या राष्ट्रमाता जो भी है, तो चलो, किसी भी राष्ट्र के लिए, मतलब पिता होना कि मतलब इट इज टू मच। हाँ राष्ट्र चलो बहुत बड़ा होता है इंसान से। महात्मा ही सही, चलो ठीक है। तो अब उनकी क्या थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, वो जो हमारी इंडिया की रूट थी ना, उसको पकड़ के, उसकी सेंसिटिव पार्ट को भी पकड़ के, स्पेसिफिकली उनके अफेक्शन जो शेड्यूल कास्ट जमाने का होता था, राइट, जो हमारे शेड्यूल कास्ट लोग होते थे, उनको पकड़ के वो फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने जो रिपल पॉजिटिव इफेक्ट लाए वो, राइट। तो और वो जो है अहिंसा का कॉन्सेप्ट ये करके जो लाए, वो बहुत कमेंडेबल है, मानना हाँ, पड़ेगा। अहिंसा का यार, मतलब देखो ना, तो नॉवल कॉन्सेप्ट है। ब्रिटिशर्स एक्चुअली इसीलिए हिले। तुम देखो, अगर कोई तुम्हारे को प्रोटेस्ट कर रहा है ना, तुम्हारे से लड़ाई कर रहा है, तुम उसको मारोगे एंड देन यू विल बी क्रशिंग हिम। अब एक बंदा, तुमने कुछ उसको कुछ नहीं कर रहे हो, वो कह रहा है यार मेरे को तुम मारो और मार लो। क्या करोगे तुम? एक फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। तुम कहोगे यार क्या करूंगा मैं इसका, ये तो मरने को तैयार है, एक मर रहा है दूसरा आ जा रहा है, तो क्या करे? इसलिए जो है ये लोग फ्रस्ट्रेट होके फिर भागना पड़ा इनको। तो वो एक थिंक, अहिंसा का जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, सत्याग्रह वगैरह, दैट इज एक बिग कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली। और सत्याग्रह जो आंदोलन था, तुम देखो सब चीज, अगेन मैं बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये जो इनकी स्ट्रेटेजी थी गांधी जी की, वो इंडियन, जो यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, हिंदुस्तान जिसको हम भारत बोलते हैं, राइट, भारत के कल्चर पे थी वो। उसको उन्होंने पकड़ा। उसको, ऑब्वियसली भारतीय थे तो वो समझते तो थे, ही लर्नेड आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे थे गांधी जी, राइट। जमाने में उतने लोग पढ़े लिखे कहाँ होते थे। तो उस कल्चर की पॉजिटिव वैल्यू को, सेंसिटिव एस्पेक्ट्स को पकड़ के उन्होंने उसको रिपल इफेक्ट बनाया और मास इंडिपेंडेंट मूवमेंट, स्वतंत्रता के मूवमेंट को उन्होंने वहां से उसको किया।
That's why he was able to attract multiple डाइवर्सिफाइड जो लीडर्स जो होते थे, उनको अट्रैक्ट किया। इंडियन लीडर्स जो थे जिनको स्वतंत्रता का के लिए हंगर था, जैसे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और दुनिया भर के लोग थे, राइट। सब लोग उनसे अट्रैक्ट, जो इतने इंडियन थे अट्रैक्ट हुए, और इनको आउटसाइड ऑफ इंडिया जो है एक्नॉलेजमेंट मिलना चालू हुआ, लोग एक्नॉलेज करना चालू कर दिए गांधी जी को, राइट। तो अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो इंडियन कल्चर को लेके, भारतीयता को लेके उन्होंने जो ये हमारा सत्याग्रह वाला आंदोलन शुरू किया था, ऑल सब कुछ बहुत बढ़िया, मतलब कमाल का कम महात्मा मानते हैं, हम सब मानते हैं। इंडिपेंडेंट के बाद तुमने ऐसा तुम क्यों हो गए कि तुम उसी कल्चर को तुमने ऐसे ड्रॉप कर दिया? नहीं देखो, चीज वो होती है, तुम जब एक चीज तुम गवर्नेंस में और प्रोटेस्ट में बहुत अंतर होता है। जब तुम गवर्नेंस होता है तो गवर्नेंस में थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अरे क्या बट डिफरेंस, आप भी बताओ। तुम देखो अब तुम एक किसी मूवमेंट के तुम लीडर रहो, ठीक है, और तुम्हारे, और क्या होता है, देखो कोई भगवान नहीं होता, तो तुम्हारा एक कोठरी होता है, कोठरी इज रॉन्ग वर्ड, बट एक तुम्हारे नहीं नहीं, आस। तो व्हाट आई नो व्हाट यू आर गेटिंग एट, हम्म, आई थिंक वो जो ट्रांजिशन होता है ना, दैट इज डिफरेंट। अभी जैसे तुम प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट क्या होता है, तुम किसी के खिलाफ तुम कर रहे हो ना, तो वो जब तक तुम पहले हो तुम प्रोटेस्ट करते हो, मास प्रोटेस्ट हो रही है एंड देन यू गो टू इट। जब तुम गवर्नमेंट में आते हो, द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि तुम्हें बजाय प्रोटेस्ट के, तुम्हें फिर जो है साथ में मिलके उनसे राय लेके, तब जो है मतलब उनकी भी मतलब जैसे व्यथा सुनो कि क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, और उनके फिर एग्री, सोल्यूशन मांगो। एग्री। नहीं, मैं उस स्टेज पर भी नहीं जा रहा। अब जब डिस्कशन होने लगा तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी से, स्पेसिफिकली माउंट बेटन से तुम्हारा डिस्कशन होने लगा, राइट। तो जब इंडिपेंडेंस हो गया ना, एग्री हो गया कि भाई डिस्कशन होना चालू हुआ, तब अब मेन बवाल क्यों हुआ कि नेहरू का नाम इन्होंने देना चालू कर दिया। तो नेहरू ने ऐसा क्या किया एक्सेप्ट वो तो नेहरू खैर के बहुत सरकार ही, दरबार थे। और ऊपर से नेहरू, चलो नेहरू की छोड़ो, जब इंडिपेंडेंट हो गया तुम्हें गवर्नर जनरल जो है माउंटबेटन को बनाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। तो वहां पे मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम क्या है। तो नेहरू जी की क्वालिफिकेशन उस समय क्या थी कि मुंह में सिगार दबा के एडविना माउंटबेटन को के पीछे पीछे घूमते थे वो। चलो वो अपना प्राइवेट में कुछ भी करें यार, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट मतलब क्यों नहीं मतलब है यार? ठीक है, मैं कह रहा हूँ चलो वो उनकी लाइफ है, जो भी करें। अरे, बट क्यों नहीं मतलब भाई? बट तो वो अगर तुम्हारा वहां पे स्टेट पॉलिसी, मतलब प्रॉब्लम वही है कि अगर तुम वो स्टेट पॉलिसी उससे इन्फ्लुएंस होती है, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो स्टेट कि अगर, पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो गई ना। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, वो प्रॉब्लम है। तो मतलब वो अगर कुछ आप भी करे चाहे, मतलब उससे मे, मेरे को मतलब नहीं है, बट उसकी मेरे वजह से तुम माउंट बैटन को बना रहे हो और फिर उससे तुम कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि तुम इस कैलिबर के आदमी हो कि तुमने इतना बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट किया इंडिया में। बहुत मुश्किल काम है यार, इम्पॉसिबल काम था। नहीं वो ये मतलब बहुत मुश्किल है वो, आई थिंक दैट इज द कंट्रीब्यूशन दे हैड। तो वो इतने इस कैलिबर के आदमी थे वो, राइट। हम्म। तो जब आप इस कैलिबर के आदमी हो तो सडनली ये क्या है, तुम नेहरू, ऐसा है कि देखो वो नेहरू ने उनको ट्रैप भी किया होगा, यू नेवर नो, राइट। तो तुम कैसे ट्रैप में आ गए? नेहरू और माउंटबेटन का अपना वो था, माउंटबेटन को गवर्नर बनना था, राइट। तो वो दोनों हैंड टू हैंड हो गए। तुम यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक वाला कॉन्सेप्ट था उन दोनों के बीच में। तो तुम गांधी थे तो तुमने क्यों किया? हाँ मतलब वो तो बहुत ही क्वेश्चनेबल था कि मेरा गवर्नर जनरल को तुमने माउंटबेटन को मेरा कैसे बना दिया। हाँ, मेरा तो क्वेश्चन महात्मा गांधी से ना, तुम उस कैलिबर के आदमी थे तो तुमने ऐसा हाँ हाँ। क्यों किया, ऐसा क्यों होने वो आई थिंक दिया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो उनका पर्सनल लाइक और डिसलाइक थी, वो तुम्हें देश बनाने में नहीं लगाना चाहिए था। अब एग्जैक्टली। तुम जैसे भी मतलब मोदी को तुम कितना भी हिट करो या लाइक करो, भाई तुम ये तो मानना पड़ेगा कि भाई उसने जैसे मोदी जी ने अपना जैसे कार्यकाल में, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वी आर स्लाइटली डिग्रेसिंग, बट मैं उसको मुद्दे पे आऊंगा कि भाई जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनको कितने लोगों ने ऑस्ट्रेसाइज कर दी कि बोलिए कि इनको हम आने नहीं देंगे, यूएस में भी वीजा नहीं दिया। बट जब प्राइम मिनिस्टर बने, ही डिड नॉट टेक दैट एंड लाइक यू नो कि ग्रज उनको नहीं रखा ना किसी से भी। भाई सबके फिर वो मतलब अपने देश के हित में काम करते हैं, चाहे जो भी हो, मतलब अच्छा बुरा मतलब
वो हम कर सकते हैं, बट नियत तो ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी नियत ठीक है, तुम्हारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं विच वी कैन लाइक लिव विद, बट तुम्हारी अगर नियत ही गलत है, वो फिर मेरे को प्रॉब्लम है। तो उसमें तुम्हारी जो नियत है नेहरू जी को बनाने में, आई थिंक दैट वाज द मेन प्रॉब्लम वेयर आई हैव प्रॉब्लम विद गांधी जी। देखो, एक चीज और बताऊं मैं, कि जैसे हम कहते हैं ना, हम हिंदू हैं, तो हमारा एक होता है ना कि अब जैसे भारत, हाँ, इंडिया, तो अगर भारत की आत्मा है तो वो सोचती होगी, जब इंडिपेंडेंट हुए, तो स्वतंत्र हुए, तो मान लो 1950 में, मैं जैसा नंबर 1950s में भारत की आत्मा सोचती होगी कि यार तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, तुमने मेरे पूरी बॉडी को तोड़ दिया। मैं मेरी बॉडी, जो मेरा लैंड एरिया था, वो उनकी बॉडी हुई ना भारत की आत्मा की, मेरी पूरी बॉडी को तुमने तोड़ दिया। और जो मेरे पे ट्रेटर थे, जो मेरे पे अटैक किया उन लोगों को, उनको एक डेडिकेटेड पीस दे दिया। मे, मेरे खुद के लोग जो थे, उनके पास अपना कोई स्पेस नहीं है। हाँ। और मेरा जो खुद का पोर्शन है आज की डेट में, जो इंडिया बना, वो भी मेरा खुद का नहीं है। उसमें भी मेरी लैंग्वेज नहीं है, उसमें भी मेरा कल्चर नहीं है, उसमें दुनिया भर के तुमने जो है किया। और जो प्री इंडिपेंडेंस के जो ब्लू आई पॉपुलेशन थी, वो आज भी ब्लू वाइट पॉपुलेशन है। ब्लू वाइट पॉपुलेशन समझ, माइनॉरिटी जिसको हम, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दे दिया हमने, मतलब वही है ना, देखो वही मतलब जैसे सबसे बड़ा जो नेहरू जी के लिए बोलते हैं कि सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। आई थिंक आई वुड से दैट सेकुलरिज्म तो ठीक है तुम करो, बट वो जो जिस टाइप का स्यूडो सेकुलरिज्म एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया ना, दैट वाज नॉट सेकुलरिज्म, दैट वाज स्यूडो सेकुलरिज्म। तुम्हें सेकुलरिज्म मतलब, की जरूरत ही क्या वो थी? बेसिकली अपीजमेंट हुआ ना, एक एक जनता का तुमने अपीजमेंट करा, और उसके लिए तुमने जो मेजोरिटी, अभी मेजोरिटी का कोई फॉल्ट थोड़ी है कि हम मेजोरिटी में है। अगर हिंदूज 85% हैं, तो उनका, उनकी गलती थोड़ी है कि भैया वो स्टेट में जो है मेजोरिटी में है। उसका तुम उसको खामेजा क्यों बनने दे रहे हो कि भैया तुम मेजोरिटी में है तो तुम जो है दंड मिलेगा? ये क्या बात हुई यार? और मेरिटरी में है तो तुम कुछ भी करो। नहीं तो, अरे तो वही तो बेवकूफी है। तो मगर मेजोरिटी में तो तुम अपने इंडिया के सराउंडिंग सारे देश उठा के देख लो, सबकी अपनी लैंग्वेज है, देखो कोई ये नहीं कह रहा कि सबका अपना तुम्हें कल्चर है। माइनॉरिटी को तुम कि भाई उसको तुम इसी तरह से करना है या तुम्हें हिंदू को फॉलो करना है, कोई नहीं कह रहा। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन। यू आर ऑल्सो एज इक्वल एज एनीबडी एल्स, बट यू आर नॉट मोर इक्वल देन एनीबडी एल्स। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तुम जाओ, तो तुम क्या अपनी डिमांड मांग सकते हो? तुम हिंदू माइनॉरिटी में हो, आप तो बैठे हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो यार मैं कह रहा हूँ वो तो फेल्ड स्टेट ही तरह एक तरह से है। मतलब बांग्लादेश फिर भी थोड़ा बेटर है, पाकिस्तान तो मतलब एक फेल्ड स्टेट ही है। तो अच्छा चलो, तुम रशिया चले जाओ, तुम सिंगापुर चले जाओ, तुम मलेशिया चले जाओ। अरे यूएस में ही देख लो, कौन सा तुम इंडिपेंडेंट मतलब तुम क्या कर सकते हो, बट तुम क्या क्रिश्चियंस को तुम डाउन कर सकते हो? बस, तो प्रॉब्लम क्या आती है, कि सोच क्यों आती है भाई? हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, तो हम ये हिंदुओं का देश है, राइट? तो उसमें नहीं, प्रॉब्लम क्या सबका देश, मैं खैर वो नहीं बोलूंगा कि हिंदुओं का सबका देश है। देश क्या है यार, वो तो भारत का, सबके लिए भारत है, भारत है सबके लिए। तो सबके लिए है, लेकिन बट ये नहीं है कि मतलब भारत हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले पहले इधर का है, बाकी दूसरे के लिए हम रोटी देंगे, हम तुमको भी तो रोटी देंगे भाई। शांत रहो, लेकिन पहले रोटी का पोर्शन हमारा है। ये तो खैर आई डोंट नो, मतलब मैं इस पे अग्री नहीं करता, बट ठीक है वो बात अलग है, सबका अपना अपना यही विचार कर होता है, करके बट यही कर करके ये दशा हो गई प्रमेश। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक्सट्रीम देखो, एक्सट्रीमनेस नहीं जानना चाहिए हमें। क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखो, इस अपीजमेंट की वजह से हम लोग दूसरे एक्सट्रीम में जा रहे हैं अब, कि भाई हम जो है लड़ाई करेंगे हर चीज के लिए। भैया हिंदू और मुस्लिम में क्या अंतर है? हम लोग ऐसे हैं तभी तो हम बेटर हैं। अगर हम भी वैसे हो जाएं तो उनमें और हमें क्या अंतर हो जाएगा? तो तुम अरे सरवाइव ये कर अंतर जाओगे? है और अंतर रहना चाहिए। नहीं, अब देखो, अब तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे?
सरवाइव सब कर पाओगे यार तुम, अगर बस ये है कि थोड़ा सा तुम्हें चेंज होने के नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो तो डिप्लोमेटिक बातें करने की हमें जरूरत नहीं है। अब तुम वेस्ट बंगाल पकड़ लो। देखो वेस्ट बंगाल में अगेन वही है ना, वही मैं कह रहा हूँ, चेंज होने की जरूरत है, तुम्हें मुझे अपीसमेंट पॉलिसी से किसको बाहर जरूरत है? आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, किसको जरूरत है चेंज? वो जो यहाँ पे बैठे हैं नेता वगैरह। हाँ तो वेस्ट बंगाल में तुम देख लो ना, आज से नहीं, ममता बनर्जी तभी आई ना यार, तुम देख लो, शुरू से देख लो वेस्ट बंगाल का क्या हाल है। तो वही कह रहा हूँ कि तो वो तो दोनों चेंज हो नहीं रहे। अब पॉलिटिशियंस को भी और मुस्लिम्स तो को भी ये समझना चाहिए। तुम्हारी मीठी बात करने से या मेरी मीठी बात करने से चेंज हो जाएंगे क्या भाई? नहीं बात तो सही है, खैर ये तो बात सही है खैर, तो बट देखो, जब एक्सट्रीम होने से भी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला ना, फिर वो लाठी को सोसाइटी में लाठी फिर। से ही लाठी को लाठी से ही संभाल सकते हो। तो अगर वो नहीं सुधर रहे तुमको सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधारोगे तो वेस्ट बंगाल उठ के अलग चला जाएगा। वही हो रहा है। वेस्ट बंगाल में खैर स्थिति तो बहुत खराब है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे चले जाओ तुम, और स्टेट को देख लो तुम, केरला देख लो, केरला का हाल देख लो तुम। हाँ केरला के हिसाब से, जिस हिसाब से जो जिहाद विहाद करके इन लोगों ने तो नाश मारा है नहीं वहां मतलब पे, क्रिश्चियंस और हाँ, मतलब ऐसा हो गया कि क्रिश्चियंस और हिंदूज मतलब एक आपस में मिल गए हैं, मिले और हुए वो हैं, और मिले वहाँ हुए हैं। शांति की प्रॉब्लम नहीं है केरला में। अब चक्कर क्या है कि देखो, अब मैं कोई रिलीजियस फैनेटिक्स की तरह साउंड नहीं करना चाहता, बट मैं आपको अब प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूँ कि केरला में, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल में क्या है कि तुम्हारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा हैं, और पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं वो, और वो अनथराइज, वो सिटीजन नहीं है, बट उनको तुमने बेमानी से वही तो मैं आधार कह रहा कार्ड हूँ कि बनाकर वोटर तुम्हें, कार्ड दे दिया है। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिटीजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटीजन चाहे जो भी करे वो इंडिया में इक्वल सिटीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां प्रॉब्लम आती है वो अनडॉक्यूमेंटेड और ये जो इमिग्रेशन में जो इलीगल इमिग्रेशन से लोग आ रहे हैं, वहां मुझे प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वो नहीं, उसको होना चाहिए तो उसको स्टॉप करना है। ये पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए कि भैया ये अपनी जबरदस्ती की जो अपीजमेंट की, माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो रोटी सेक रहे हो, ये जो है तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा नहीं है। तुम ठीक है अपना अपना उल्लू सीधा कर लोगे तुम थोड़े दिन के लिए, बट आगे नहीं कर पाओगे। तो देश मतलब के लिए भी थोड़ा सोचो। आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब तुम हिमंता बसवा शर्मा बोल रहा है ना कि इलीगल इमिग्रेशन की कितनी प्रॉब्लम है रोहिंग्यास की वहां, तो बंगाल में नहीं है? बंगाल में कौन बात कर रहा है इस बारे में? तो वो तो बुला रहे हैं, जब वो ममता बुला रहे हैं उनको, बनर्जी आधार देके उनको कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट भी दे दे। रोहिंग्या रोहिंग्या को तो दिल्ली में भी आधार कार्ड मिल गया। वही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए ये जो तो पॉलिटिशियंस जो है ना, मतलब अपने छोटे फायदे के लिए देश का नहीं सोचते ना। आई थिंक दैट इज द इसलिए बिगेस्ट मैं कह प्रॉब्लम। रहा हूँ ना कि इस तरह से डिप्लोमेटिक अप्रोच से कुछ नहीं होगा। तो ये कौन करेगा? तो इसके लिए हम आंख बंद करके अगर हम आज सोचें कि मान लो बीजेपी एक पार्टी है जो इसका उठा रही है, वो बीजेपी करेगी। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम बीजेपी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ जाओ ना। सब पब्लिक, मुस्लिम्स के खिलाफ क्यों जा रहे हो तुम? सबसे पहले पब्लिक को करना चाहिए। पब्लिक क्यों नहीं करती? वो तो खैर है, अब दिल्ली में तुम देख लो। दिल्ली तुम में भाई अगर ढूंढने जाओ, तेरे को सिंपल बता रहा हूँ, भाई अगर ढूंढने जाओ तो मैं 90% ये होगा कि वो बांग्लादेशी होगी। मत हायर करो बांग्लादेशी भाई। कौन नहीं करता है ये? हर आदमी तो हायर कर रहा है। नहीं, वो मिलते हैं भाई, और भी मिलते हैं। मैं जब दिल्ली अरे गया बट था सब तो बांग्लादेशी बनाते हैं, बुलाते हो, काम वही कर रहे हैं। तुम देख लो दिल्ली में हाल। इन लोग को, नहीं वो एक चैलेंज है, उसका उसका तरीका क्या है कि इन लोग को जो सपोर्ट करती है ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको बाइकआउट कर दो। अरे तो भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो पब्लिक को करना पड़ेगा ना, तो पब्लिक ही नहीं कर रही तो क्या करेगा? तो पब्लिक से ही तो हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक को करना पड़ेगा। अगर अगर हम सोचें कि बीजेपी कर देगी, तो बीजेपी ने भी नहीं करने वाली। वही है ना, पब्लिक अपना, वही तो हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना क्योंकि अपने डे टू डे अफेयर्स में इतने रहते हैं कि हमें जो है ना, सोचता है नहीं कौन पड़े इस चक्कर में। नहीं, तो फिर बना लो तुम तो दिल्ली वो तो में। हो ही रहा ना, तभी तो हो रहा है ये प्रॉब्लम। तो पब्लिक को जिस करना। दिन पब्लिक जाग जाएगी उस दिन सब बदल जाएगा। तो ये अप्रोच। अब फिर बैक टू आवर टॉपिक। अब एक आदमी, सो कॉल्ड महात्मा ने नेहरू के हाथ में चाबी दे दी, तब तुम मुंह बंद करके बैठ गए।
वो तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, वही मुंह बंद करके तब बैठे हो, और आज भी मुंह बंद देखो करके वो, मैं बता रहा हूँ ना, जब आदमी देश से बड़ा हो जाता है ना, तब बस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देश से बड़ा जब होता है तो उसको जिसको एक तो मतलब नेहरू जी को अवार्ड और गांधी जी को क्यों कर पाए? क्यों उन्होंने दिया? क्योंकि लोग उसके खिलाफ नहीं बोल पाए ना, क्यों गांधी नहीं जी बोले? को। वो मुंह बांध रहे थे क्या? गांधी गांधी ने बंदूक लगाई थी तुम्हारे सिर पे? मतलब वो ना स्ट्रेचर उनका ऐसा हो गया था कि भाई वो, ही बिकेम मोर लार्जर देन लाइफ। तो ठीक है, स्ट्रेचर किसने बनाया था? तो वो तो है ही यार, मैं तो आई एम आपने। अग्रीइंग विद यू। हम आपने बनाया था ना। वही तो कह रहा हूँ मैं तो कि लोगों फिर उसके खिलाफ नहीं बोल पाए। हम आप उनको ड्यू स्पेस भी दे सकते थे। और नहीं किया ना। नाथूराम गोडसे ने, मैं उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर दिया, तो नाथूराम गोडसे ने वो गांधी जी का चैप्टर क्लोज कर दिया। उसके बाद उसके बाद नेहरू को तुमने गांधी बना दिया। तो वही तो प्रॉब्लम है, बनाने वाले तो हम खुद ही हैं। हाँ, तो मैं तो इसीलिए तो जनता से क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो उसके बाद तुमने नेहरू को गांधी बना दिया। फिर नेहरू नेहरू जी की डेथ क्यों हुई वो अलग क्वेश्चन है, बट डेथ हो गई। तो फिर डेथ होने के बाद तुमने इंदिरा गांधी को गांधी बना दिया। अरे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब तुम राहुल गांधी के कहाँ पीछे से जा पड़ रहा गए। है बनाना हुआ उल्लू का पट्टा है वो, राहुल गांधी, उसको गांधी बनाने में लगे हुए हो तुम। अब मतलब वो जो है बाहर जाता है, इंडिया के खिलाफ बोल के आता है, ये नहीं सोचता कि अरे यार तुम इंडिया के खिलाफ मत बोलो, बीजेपी को जितनी तुम्हें मर्जी गाली देनी है दो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। तुम्हें मोदी को गाली देनी है, मोदी को गाली दो, बट इंडिया को गाली मत दो यार, इंडिया की डेमोक्रेसी को गाली मत दो। तो वही तो हो रहा है ना, तो उसको बना कौन रहा है? तो बना वो कौन तो रहा है तुम है भैया? ही ना। तो अब हम लोग इतना है ना कि हम लोग जो है उसको बना देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ऐसा फिर हमने क्या किया। पहले अभी सोचने की जरूरत है कि क्या है। मैं शुरू से एंड अगेन मैं कहता हूँ कि मैं एक हार्ड लाइनर की तरह साउंड नहीं करना चाहता, बट ये देखो ग्राउंड रियलिटी, वी नीड टू फेस दिस, वी नीड टू एक्नॉलेज दिस। और हमको ही एड्रेस करना है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात होती है प्रमेश, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमें अपने देश को ओन करने की जरूरत है। हम ओन नहीं हम्म, करते, हम भारतीय जो होते हैं। वही चक्कर है ना, सबसे बड़ी चीज है। हम बोलते हैं हम नेशनलिस्टिक हैं, राष्ट्रवादी हैं, बट राष्ट्रवादी का, भैया, राष्ट्रवादी का सबसे पहला होता है कि तुम्हारा देश अपना होता है, हाँ, और उसके लिए तुम कुछ भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हो। तो हम इंचार्ज हैं, और तो और ये नहीं है कि तुम जान दे दो अपनी सरहद पे, ये नहीं होता। ये नहीं भैया होता है तुम मतलब। ऐसे लोगों को नीचे करना भी तुम्हारा फर्ज होता है फिर। अब एक गलती हो गई, मान लो एक बार गलती हो गई, हमने चूज किया, सरकार कोई चूज की स्टेट में, गलती हो गई, हमें बेवकूफ बना दिया, राइट? तो लेकिन हम रियलाइज कर लेते हैं ना 5 साल में। वही तो नहीं होती ना। हाँ, आदमी अब की जो महत्वाकांक्षा है कि यार मेरे को और चाहिए और चाहिए, ये मेरे से नहीं मिल रहा है, तो वो मैं दूसरे को ट्राई करूंगा। अब दूसरे को ये समझते नहीं कि दूसरा जो इतना मतलब भयंकर है कि अगर वो आ गए तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा मतलब। अब अभी यही चीज देखो, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा पंजाब में क्या हो रहा वही तो, है? आपको तुम लेके आ गए हो। फिर बैक टू टॉपिक अगेन, हम मैं मतलब आज की पंजाब खींचो खींचो के, तो इसको कहते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस करो, तो पंजाब की रूट कॉज एनालिसिस का मेन कल्प्रिट कौन निकलता है तुमको? खैर वो तो बात है ही, अब क्या बोले फिर यार। से नेहरू जी आ जाते हैं हमारे। जी बोलने में भी थोड़ा संकोच होने लगता है। नेहरू और फिर मोनली इंदिरा गांधी ने जो किया ना, तो हमने इंदिरा गांधी तो फिर इंदिरा गांधी के बारे में वो तो हमने दो हाँ, आई थिंक वो सीरीज भी की थी कि वो खालिस्तानी के भी ऊपर। तो जो खालिस्तान मूवमेंट पूरा जो किया था इंदिरा गांधी ने, आई थिंक दैट वाज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। नेहरू को तो मैं इतना नहीं मानता जितना मैं इंदिरा गांधी को मानता हूँ इस चीज में। तो अब जो है वही है कि कब तक करेंगे। अब देखो पाकिस्तान, हमारा पंजाब की हाल बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर तो पहले ही से खराब था, पंजाब की हाल और खराब है। मणिपुर का तुमने सत्यानाश कर रखा है। मणिपुर में तो सिविल वॉर चल रही है यार, और तुम उस चीज को मतलब एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। मतलब बेसिकली जो इलीगल इमिग्रेशन आ रखा है अंदर, भाई तुम जो इंडियन है, इंडियन सिटीजन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो जो भी हो, चाहे कुकी हो, चाहे मेती हो, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो तुम जो है इंडियन सिटीजन हो। बट तुम बाहर से लेके आ रहे हो, उनको तुम सपोर्ट कर रहे हो, और फिर उनके तुम
एक्शंस को चेक नहीं कर रहे हो, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पार्टीशन पार्टीशन जो था एक हमारा, वो पार्टीशन तो तुम करा चुके ना, अब क्या करना चाह रहे हो तुम? पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि वो तो हम कह रहे बात करेंगे, कल बात करेंगे उसके बारे में। ब्लू आई जो गांधी जी के वो थे किड, उनको ना खड़ा करना था। अरे तुम जिन्ना को बनाए थे प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ ही बन जिन्ना भी जाता। नहीं, तुम पटेल को बनाते ना, जिन्ना बोलता ही नहीं। क्या जिन्ना बोल पाता? नहीं बोल पाता। जिन्ना क्यों ना, जिन्ना भी तो दूसरा ब्लू आई किड था ना, वो भी क्या, जिन्ना ने क्या वो भी किया तो यार? उसको, उसका स्टेचर तुमने इतना बढ़ा दिया, हाँ, उसका जिन्ना भी ने जो क्या किया? स्टेचर इतना थोड़ी था कि जितना उसको बना दिया था तुमने। अब तुम देखो, जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना का खुद का क्या हुआ? वही तो। अरे जिन्ना को खुद ही एक्चुअली ही वाज नॉट, he was surprised to actually get Pakistan. He just wanted a better state for Muslims in India. तो उसने जो है अपना ये अलग इलेक्टोरेट और ये सब बात करी पार्टीशन वगैरह की, बिकॉज ही वांटेड अ से इन पार्टीशन, वो इंडिपेंडेंट इंडिया। जब उसको मिल गया कि मैं जब बोल रहा हूं, तो फिर ही वाज सरप्राइज, उसके इस चक्कर में ही वाज नॉट रेडी। तो इसीलिए तो पाकिस्तान को ये लोग संभाल नहीं पाए, आज तक वही हो रहा है। जिन्ना को खुद ही उनको ड्यू स्पेस नहीं मिला पाकिस्तान में, तो खैर। तो पार्टीशन भी बहुत आराम से, और हम कल नेक्स्ट वाले में बात करेंगे, बहुत आराम से हैंडल हो सकता था। और सारा बवाल यही है कि गांधी जी का जो नेहरू के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेक्शन जो है, फेवरेटिज्म जो होता है, आई थिंक वो दैट इज द रूट कॉज, आई गेस। वो ले डूबा। हम्म। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी का प्री इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सब सब इवन लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब आफ्टर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है उनके थोड़े गलत फैसले हुए, बट मेनी थिंग्स ही डिड वेल आल्सो, राइट आल्सो। मतलब जैसे एजुकेशन पॉलिसी वगैरह जो उस समय बनाई, आईआईटीज वगैरह के एस्टेब्लिश किए, आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू। एक तरफ जहां तुम पाकिस्तान में तुम देख लो, सब अपना देख रहे थे, तो ही वाज ट्राइंग टू मोल्ड एंड बिल्ड इंडिया। तो उस हिसाब से मतलब फिर भी मतलब आई वुड से 50% मार्क मैं दे दूंगा मतलब उनको, कि भाई ही वॉज 50-50। देखो, मगर एजुकेशन पटेल पॉलिसी होते जो वुड आप हैव कह बीन रहे हो बेटर। ना, एजुकेशन पॉलिसी का जो आप कह रहे हो, एजुकेशन, हाँ, आई एग्री कि स्टेपिंग स्टोन, गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी एंड ऑल, उन सब का फाउंडेशन उसने किया, फंडिंग करी, एक विजनरी लीडर की तरह उसने अपना प्रेजेंस दिखाया। लेकिन जो एजुकेशन के कंटेंट जो फॉर्म हुए, वो तो खैर मैं तो बात वो अलग है, वो तो हम किसी दिन बात कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के कंपैरिजन में ही डिड बेटर कि 50-50%, इसलिए मैं 50 मार्क्स दे रहा हूँ उनको, कि भाई वो बिल्कुल ही फेलियर नहीं थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। ही डिड समथिंग गुड, बट देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही डिड बैड आल्सो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें जैसे हमने बात ही की कि भाई मौलाना आजाद को बनाना, दैट इज वाई तुम्हारी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसीज, भाई तुम विजन तो तुम दे सकते हो प्राइम मिनिस्टर की, वो विजन तो मिनिस्टर को करना है ना। अब मिनिस्टर जो है मौलाना है, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है एजुकेशन के बारे में। तुम्हें भारत के इतिहास का कुछ पता ही नहीं है, संस्कृत का। भाई भारत का इतिहास तो पूरा संस्कृत में है, तुम्हें कल्चर ही तुम्हें पता नहीं है, तो तुम कहां से तुम ढंग से फिर एजुकेशन बनाओगे? मतलब टीम तो चूज करना तुम्हारा काम होता है ना, टीम ही गलत चूज करते हो। और एक और ओपन एंडेड क्वेश्चन है मेरा, मतलब कि जब हमने, मेरे ख्याल से इन प्रीवियस डिस्कशन हम डिस्कस कर रहे थे कि सेकुलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसने डलवाया, राइट? तो वो तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने करवाया, ठीक है। तो आज की डेट में ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि वो जो मुझे जो लगता है क्यों करवाया, वो जो जो पार्टीशन का जो घोस्ट था ना, हमें बाइट कर रहा था कॉन्टिन्यूसली, प्लस उनकी हमने पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं, वो ली। बेसिकली अपीजमेंट था। देखो उनकी सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी उस समय, जो ये बेसिकली रशिया और ये सब से बहुत इन्फ्लुएंस थे लोग। तो क्या हुआ कि कांग्रेस मतलब पर्टिकुलरली तो इनको जो है अपना अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और वो समय जो तुम देखो अगर, मेरे को उसका एग्जैक्ट, एक रशिया ने एक मूवमेंट चलाया था, तुम रशिया रशिया करते ना इंडियंस बहुत, एक्चुअली 1970s में रशिया ने मूवमेंट चलाया था। उनका 4 पार्ट में वो मूवमेंट था
पहले मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, फिर डिसइंफॉर्मेशन, मतलब वो डिसइंफॉर्मेशन, डिसइंटीग्रेट, फिर रीइंटीग्रेट, और फिर उसको लाइक फिर उसको मतलब फॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन। तो 4 पार्ट में इनका था। एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा किसने किया था। एक एजेंट उन्होंने भेजा था इंडिया में जो ये करा रहा था, तो उसके तहत उन्होंने पूरा मतलब ये किया था। एंड ये पूरा मतलब इकोसिस्टम था जिस तरह से ये चालू किया था 70s में। और उसके बाद फिर ये कांग्रेस भी जो है उसमें फंस गई, और इंदिरा गांधी अपना बूथ वगैरह के मतलब अपने वोट वगैरह के चक्कर में, वो अपीजमेंट के चक्कर में अपने सोशलिस्ट और सेकुलर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बना दिया। सोशलिस्ट देश को सोशलिस्ट लिखाने का क्या मतलब है तुम? ठीक है, नहीं मैं बात मान गया बात तो, लेकिन जो पब्लिक में कॉन्सेप्ट फ्लो किया गया था जब मैं देख रहा था इसका, कि ये कम्युनलिज्म को, कम्युनलिज्म नॉट कम्युनिस्ट, कम्युनलिज्म को काउंटर करने के लिए सेकुलर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, तो तुम्हारी इनएफिशिएंसी है ना, तुमको उसको कर नहीं पाए, तो तुमने जस्ट दिखा दिया कि हम सेकुलर है। ऐसे हाँ होता है नहीं, बोलने से? समझ गए, समझ सही कह रहे हो, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी एक एक्ट करते हैं, कोई भी एक नया रूल लाते हैं, तो या पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, राइट, या अपने किसी भी चीज में, तो हम उसको रिविजिट भी करते हैं विद डेटा। अरे मैं कोई कह रहा हूँ, तुम सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बोलते हो सेकुलर सेकुलर बोलते हो ना नेहरू को, तो फिर तुमने वक्फ बोर्ड कब बनाया था? नहीं नहीं, अभी अभी आऊंगा प्रमेश, वक्त वक्त तो छोड़ो एक मिनट, अभी अभी आऊंगा। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का डाल दिया, तो कोई इस चीज डेटा लेके एनालाइज क्यों नहीं किया, मे बी 5 साल बाद, मे बी 10 साल बाद, कि सेकुलरिज्म इंसर्ट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कम्युनल राइट पे क्या इम्पैक्ट आया। अरे भैया, वही तो कह रहा हूँ कि 1990s में जब ये इसके टाइम, नरसिम्हा राव के टाइम पे कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था, तो उसमें ये था, तुम्हें पता है कि अगर तुम पढ़ो उसको, कम्युनल वायलेंस बिल था कि अगर कोई भी कम्युनल मतलब वायलेंस कहीं भी हो, ये कम्युनल वायलेंस, वो हिंदुओं को पकड़ेंगे। मतलब हिंदू हैज टू प्रूव कि ही इज इनोसेंट। हमारे जो कार्य प्रणाली में है, जुडिशरी में, कि भाई यू आर प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल गिल्टी। इसमें है कि हिंदूज विल हैव टू प्रूव इनोसेंस। यार ये क्या बात, मतलब तुम ये कहां का मतलब तुम्हारा सेकुलराइजेशन है? तो ये फिर मैंने जैसे तुम्हें बात करी कि 1950s में जो वक्फ बोर्ड को एक्सपैंड किया था, हमने बात भी की थी वक्फ बोर्ड की। भाई वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम कुछ नहीं है मुझे, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, कि भाई तुम अपना जो है स्वेच्छता से तुम अपना दान दे रहे हो कम्युनिटी को, ताकि तुम्हारी कम्युनिटी आगे बढ़े, वेरी गुड। बट तुम जो है तुमने जो है ये एनिमी जो प्रॉपर्टी होती है, जो सारे मुसलमान पाकिस्तान भागे थे, तो तुमने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी, वो सारी तुमने वक्फ को दे दी। क्यों भाई? वहां से जितने जो लोग अपना सामान छोड़ के आए हैं, उनकी प्रॉपर्टी तो यहां से जो गए थे उनको मिली, तो वहां के जो लोग यहाँ आए उनको क्यों नहीं मिली उनकी प्रॉपर्टी? तो ये सब जो है, मतलब ये जो हिंदू और सिख्स के साथ जो अन्याय हुआ है इस चक्कर में, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और फिर तुमने अब ये कर दिया है, उसको इतनी पावर दे दी है कि वो जो है, उसका हमने बात भी की थी कि भाई 4 लाख एकड़ से अब 9 लाख एकड़ पे आ गए उनकी जमीन। तो कहां से तुम्हारी जमीन पैदा हो रही है भैया? और ये सेकुलरिज्म जो है ना, आज की डेट में, मतलब वो एक टर्म यूज होने लगा ना, सिक्युलरिज्म हो गया। पब्लिक जो है फ्रस्ट्रेट हो गई, सिक हो चुकी। वो तो है ही, सेकुलर तो है ही ये लोग। और ये सेम इडियोटिक अप्रोच करके ना आज की डेट में जो है पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड है साउंडिंग से, वो कहते हैं कि हम तंग आ चुके हैं तुम्हारे सब ड्रामा से। इसीलिए तो उस दिन हम बात कर रहे थे प्रमेश की, वही हम बोल रहे थे ना कि भाई सेकुलरिज्म की जगह हाँ प्लूरलिज्म होना चाहिए इंडिया में। प्लूरलिज्म इज व्हाट इज सूटेड फॉर इंडिया। हम जो है रिलीजन को अलग नहीं कर सकते अपने से। अब अंग्रेजी क्यों बोलनी भाई, एक चीज बता मेरे को। नहीं, चलो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कहीं लैंग्वेज में देखो, मुझे लैंग्वेज से, किसी भी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्दू बोलनी है, उर्दू ही बोलो,
हिंदी बोलिए, हिंदी बोलो। हमारा कल्चर है सर्वधर्म सर्वसंभाव, हाँ, वो डालो। वही कह रहा हूँ मैं, पर कल्चर तो वही है ना, सर्वधर्म संभाव। हाँ, पर तुमने सर्वधर्म के नाम पे तुम एक धर्म को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? तो वो डालो ना, क्योंकि तुमको यही यही तो मेरा क्वेश्चन है भाई, कि तुम उसको लाइन में डालो। किसने कह दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है, वो अंग्रेजी लिखनी है? नहीं, है तो हिंदी में भी, हिंदी में तो भी वहां लिखा पे हुआ है, लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड लिखो ना, फ्रेज लिखो, सर्वधर्म संभाव, तो वो लिखो। अगर वो लिख दोगे, वो डॉक्यूमेंट करोगे, तो तुम कहाँ से माइनॉरिटी को अपीज करोगे? वो अरे इसीलिए तो भैया, लिखे हैं तुमने उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हैं, वो जब बनाया था तब तो इतना नहीं था। पर ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में तुमने इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए, उसको और भी इतनी करो ना। सारी चीजें उसमें लेके आ गए हो कि इतना अपीजमेंट तुमने कर दिया है कि उसके चक्कर में तुम बोलते हो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र कहाँ का है यार? हिंदू अपने राष्ट्र में जो है सेफ नहीं है। अब आप एक और चीज देखो कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि तुमने आर्टिकल 25 में क्लॉज 2 लगाया। क्लॉज 2 क्यों लगाया? क्लॉज 2 इसलिए लगाया तुमने कि तुम जो हिंदू रिलीजन को, जो स्टेट टू इंटरफियर इन हिंदू रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्म, तो सारा कुछ हिंदू रिलीजन पे होना है, नहीं करो, मैं कह रहा हूँ करो, बाकी को क्यों रिफॉर्म लाना? करो। बट तुम्हें सारा मुस्लिम्स में रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, तो सर्वधर्म संभाव कहाँ गया? कहाँ गया वहां पे संभाव? तुम देखो, वुमेन की तुम देख लो, वुमेन को कैसे ट्रीट करते हैं मुस्लिम्स में। तो उसको तुम्हें रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। किसकी हिम्मत है कि तुम बात करें इस बारे में? जैसे हम उस दिन डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि भाई, तुम बोल रहे हो कि हमारी क्लास में कि भाई इतना प्रॉब्लम्स हैं रामायण में, और ये सब जो है शूद्र ढोल परशु नारी, ये सब जो लिखा हुआ है, हालांकि उसका मीनिंग चाहे जो भी हो, डिफरेंट हो, बट ठीक है, मैं कह रहा हूँ रामायण में भी चलो लिखा है, बट वो गॉड ने तो नहीं लिखा ना। तुम्हें तो भगवान ने नहीं तो बोला कि तुम ये करो। इंसान ने ही बनाया ना, इंसान ने गलती होती है, तो तुम गलती को ठीक कर दो। तो ये तो हम मानने को तैयार हैं। अब तुम जो है धर्म में तुमने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में ऐसे कर दिया कि ये तो हमारा भगवान से बना है, हम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। और वहां पे तुम्हें फिर कोई रिफॉर्म की प्रॉब्लम, मतलब बात ही खत्म हो जाती है। तो फिर तुम कैसे करो, फिर कैसे तुम सब धर्म संभाव करोगे? तुम्हारा तो पूरा वही है ना कि तुम्हें एंटीथेसिस वही है कि भाई तुम जो है हिंदू रिलीजन को, तुम्हारे को कन्वर्ट करना है लोगों को, और अपना धर्म प्रचार करना है। तो ये तुम्हारी बेसिस है, तो कैसे फिर तुम संभाव करोगे? भैया, हलाला, हलाला भी तो करना है। यार वो तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ चाहे तुम जो भी करो अपने धर्म में यार, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें रिफॉर्म की जरूरत है, बट ठीक है, तुम नहीं हो रहे हो तो चलो, तुम अपने जैसे भी तुम्हें रहना है, बट दूसरों को तो तुम मत करो यार। अब देखो, मतलब टू कट टू कट इट नाउ, आई थिंक हम लोग 48-49 मिनट से बात कर रहे हैं। तो गांधी जी का अगेन प्री इंडिपेंडेंस, नहीं देखो, सत्याग्रह, उनको हम फिर बहुत जो है बहुत बड़ा नॉन मानते वायलेंट मूवमेंट जो है, नो डाउट, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवमेंट था। हैं, बट उन्होंने पानी फेर दिया बाद में, जो है उन्होंने वो जो सपोर्ट किया गांधी, मतलब नेहरू जी नेहरू को, आई थिंक दैट इज नेहरू जी का क्वेश्चनेबल। कंट्रीब्यूशन मैं नहीं मानता। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नेहरू डिड नॉट डिजर्व या वो करना, मतलब, बट ही वाज नॉट द ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट। देयर वर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। वो जो उनको दिया गया, वो उस लायक नहीं थे। मतलब सीधी सी ठीक है, बात। लायक ना लायक में तो बात अलग है, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जा रहा, बट देयर वर मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स इज व्हाट आई वुड से। वही देखो, अब इसी पे हमेशा मैं तुमसे डिफर करता हूँ, कि हमारी जो ना ये जो वेवी अप्रोच होती है, वो हमारी बर्बादी का कारण है। तो वेवी अप्रोच छोड़ दो, हम आप शुरू करते हैं, सीधे से बोलो कि वो नहीं थे। अब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिजर्विंग थे तो थे भाई। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यार। बोलने में अगर वो प्रिंसली स्टेट्स 500 वो 72 जितने भी उन्होंने करे अंदर, वो नहीं करते तो फिर नेहरू कहाँ से फिर राज करते? वल्लभ भाई पटेल जो हैं, घूम घूम के इंडिया बिल्ड कर रहे थे, और ये आदमी मुंह में सिगार दबा के एडविना माउंटेन की तो उसके पर्सनल लाइफ पे चले गए। ठीक है, जो करने दो यार, आदमी है, जो जो भी करने दो ना, जा रहा है तो क्या पर पड़ो।
तो एक काम तुम्हें करो, नहीं मिली एडविंडा तो तुम्हें कह रहा हो यार उसको भी ना मिले। तुम एक दिन अपने बिजी स्केड्यूल से 2-3 घंटा डेडिकेट करो, उनकी डेथ का रीजन ढूंढ लो, तुमको आंसर मिल जाएगा। मैं पब्लिक स्पेस में नहीं बोलना चाहता, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। नेहरू जी की डेथ का रीजन, मेडिकल रीजन क्या था, जाके आप ढूंढ लीजिए, और 2-3 घंटा तुमको लगेगा, सब कुछ अवेलेबल है। नहीं खैर उसमें नहीं जाते, बट तो मैं कह रहा चलो जो भी है, वट एवर इट इज, ही इज अ ह्यूमन, ही ही इज अ वाज नॉट, ह्यूमन, ही डिड वट एवर ही डिड। आई डोंट माइंड दैट, बट प्रॉब्लम इज अगर तुम उसको स्टेट पॉलिसी बनाओगे तब दैट हैव अ प्रॉब्लम। वो जैसे वो गवर्नर जनरल बनाया, दैट आई हैड अ प्रॉब्लम विद। माउंटबेटन को कैसे तुमने इंडिपेंडेंट इंडिया में बना दिया? क्योंकि उनको स्टॉल करना था ना नेहरू को। वही चक्कर है ना, वो चक्कर है, तो उस चक्कर में जो है तुमने कर दिया वो पूरा वो। मतलब पहले तो वो रेड क्लिफ लाइन जो बनाई इन लोगों ने, वो मतलब जो बेसिकली एक लॉयर को तुम लेके आ गए वहां से, इंग्लैंड से, और तुमने उसको प्रोटेस्ट भी नहीं किया। तुम्हारे मतलब सोचो, एक एक लाइन खींच देता है वो, उसको कोई पता नहीं है इंडिया के बारे में। वो एक इधर लाइन खींचता है, एक इधर लाइन खींचता है, कहता है ये जो है पाकिस्तान हो गया और ये बाकी इंडिया हो गया। अरे भैया तुम देख लो कहाँ से जो है लाहौर में जो मतलब सिख और हिंदू कम्युनिटी का मेजोरिटी थी, वो तुमने पाकिस्तान को दे दिया। नानकाना साहिब जो पाकिस्तान में सिख का सबसे बड़ा मतलब सोचो वो है, वो तुमने वहां पे दे दिया। कैसे दे दिया यार? एक आसान है आंसर है, बढ़िया हाथ में वाइन का ग्लास, मुंह और में तुमने सिगरेट। अपना मुंह में दही लगा के तुम बैठे हुए थे, तुमने कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। कल बात करेंगे इस पे। वही खैर वो तो पार्टीशन की बात में हम कल करेंगे, बट मतलब यही है, आई थिंक यही मोटा मोटी तो यही है कि मतलब नेहरू जी को मैं फिर भी मतलब 50% पोस्ट इंडिपेंडेंस दूंगा। मैं बट 0 दूंगा। क्वेश्चनेबल डिसीजन तो उनके थे कि भाई मौलाना आजाद को बनाया, फिर जो उनको ये कश्मीर में जो था फारूक वो अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला के था, वो भी क्वेश्चनेबल था। एंड देन मतलब ये तो दो मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल डिसीजन है मेजर मेरे चीज, लिए। कभी भी इंडिया भूलेगा नहीं इस चीज हम्म, को, बहुत बड़ा डेंट है भाई। बहुत बड़ा डेंट है। हाँ, एनीवे, चलो कल कल पार्टीशन की कल बात चल करेंगे। पार्टीशन करते हैं, आज आई थिंक इतना ही है। बाकी अगर कुछ किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बात करनी तो हमें बता सकते हैं, वी कैन टेक दैट अप। आपका फीडबैक मोस्ट वेलकम, क्योंकि क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हम लोग को एनेबल करता है कि क्या इसमें और बेटरमेंट की जरूरत और है। भी अगर कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का तो आप दिखाना चाहे तो लेट अस नो, वी कैन ऑलवेज, वी आर विलिंग टू चेंज। वी आर हियर टू डिस्कस इशू। और अगेन हम किसी चीज का के फेवर में नहीं बोलते, हाँ अपने एक्सपीरियंस से मतलब और अपने सराउंडिंग जो से। हमें दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट उसी को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बाकी शुगर हमारे को कोटेड यहाँ पे करके हम नहीं न्यूज बोलते। देने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाई वहां पे न्यूज हो गया, ये आपके लिए वो बहुत चैनल बैठे हैं, वहां पे आप सुन सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बस चीजों की व्याख्या करते हैं कि भाई क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या बुरा हुआ, तो ये सब हम उसको आपके एक दूसरा दृष्टिकोण देने की कोशिश करते हैं। अनबायस्ड, नॉट शुगर कोटेड, मतलब सीधी सीधी बात हाँ करते हैं। तो ये है अपना अप्रोच। तो आप आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक इज मोस्ट वेलकम, इट विल हेल्प टू डिस्कस। चलिए फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल ठीक है, मिलते हैं फिर आपको। हाँ, बाय बाय। चलिए फिर।